नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और चीन के बीच सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आपसी समझौतों का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने कहा, अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के पार होना देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.54% पर पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से, जबकि दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आपसी समझौतों का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। कल शाम आकाशवाणी द्वारा आयोजित सरदार पटेल व्याख्यान में उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का एकतरफा तौर पर बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। To restore normalcy, agreements between the two countries must be respected scrupulously in their entirety. Where the line of actual control is concerned, any attempt to unilaterally change the status quo is unacceptable. The relationship cannot be immune to changes in the assumptions that underpinned it. श्री जयशंकर ने कहा कि सीमा पर शांति के कारण ही 3 दशकों तक भारत और चीन के बीच सहयोग में वृद्धि हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अपने निकटतम पड़ोसियों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि व्यापार, संपर्क और आवाजाही की सुविधा बढ़ाकर तथा आतंकवाद को समाप्त करके ही क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत अपनी दावेदारी को और पुरजोर तरीके से रखना जारी रखेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि आधुनिक राष्ट्रीयता की नींव सरदार पटेल ने ही रखी थी। श्री जयशंकर ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद के समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका और कैरेबियाई देशों से लेकर दक्षिण प्रशांत तक के देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आने वाले समय में भारत की कूटनीति अपनी प्रतिरक्षा और सुरक्षा जरूरतों तथा आर्थिक और वाणिज्यिक हितों के अनुरूप होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना काल की अनिश्चितता से बाहर निकलने के लिए ही आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। We not only ramped up production to meet a spike in global demands, but actually supplied medicines to 150 countries, many of them on a grant basis. The attention is also shifting to the difference we will make in ensuring that vaccines for COVID are affordable and accessible. देश में इस वर्ष अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी से राजस्व संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा। वित्त सचिव एबी पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष अक्टूबर में संग्रहित जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से 10% अधिक है। अक्टूबर महीने का जीएसटी का कलेक्शन इस साल का अगर हम पिछले साल के अक्टूबर महीने से कंपेयर करें तो करीब 10% ज्यादा है। तो टोटल कलेक्शन अक्टूबर महीने का 1,05,000 करोड़ से ज्यादा है। इसको अगर पिछले महीने से अगर तुलना किया जाए, सितंबर महीने में जो हमें रेवेन्यू मिला वो था करीब 95,000 करोड़ का और उसके अनुपात में अक्टूबर महीने में हमें 1,05,000 से ज्यादा मिला है। वित्त सचिव ने बताया कि अक्टूबर के राजस्व संग्रह में से 19,193 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 25,411 करोड़ रुपए एसजीएसटी, 52,540 करोड़ रुपए आईजीएसटी और 8,011 करोड़ रुपए उपकर से प्राप्त हुए हैं। इस महीने कुल 80 लाख जीएसटी R3B रिटर्न फाइल किए गए हैं। सरकार ने सीजीएसटी के तहत 25,091 करोड़ रुपए और आईजीएसटी के अंतर्गत 19,427 करोड़ रुपए का नियमित निपटान किया है। इस महीने में नियमित निपटान के बाद
सीजीएसटी के तहत 44,285 करोड़ रुपए और एसजीएसटी के अंतर्गत 44,839 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वित्त सचिव ने बताया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोविड महामारी के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि कोविड का जो इम्पैक्ट आया था, जो हमें मार्च अप्रैल मई महीने में से जो शुरू हुआ और इकोनॉमी में थोड़ी सी गिरावट जो आई थी, अब धीरे धीरे हम इसको रिकवर कर रहे हैं और रिकवर ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसको एक पॉजिटिव दिशा में भी हम उसको ले जा रहे हैं। पिछले 5-6 महीने में जो सरकार के द्वारा अलग अलग पैकेज और अलग अलग जो स्टिमुलस दिए गए एमएसएमई को, उद्योग जगत को और लोगों को जिस तरह का कैश असिस्टेंस दिया गया, तो उसका ही अब परिणाम अभी हमें धीरे धीरे मिलने लगा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के नेता आखिरी क्षणों में मतदाताओं को लुभाने के सभी प्रयास कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी और वामपंथी पार्टियां भी कई चुनाव सभाएं कर रही हैं। बिहार के पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी सहित 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और अब आपको ले चलते हैं छपरा, जहां हमारे संवाददाता केके लाल विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। केके लाल जी, बिहार में कैसा चुनावी माहौल है? पहले चरण और दूसरे चरण के प्रचार में आपको क्या अंतर दिखाई दिया? निखिल, एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले चरण के मुकाबले इस बार राजनेता एक दूसरे के ऊपर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि एनडीए के कार्यकाल में कानून का राज स्थापित हुआ है। वामपंथी दलों के नेता एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं कि गरीबों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निखिल जी, आप बताएंगे कि इस चरण के स्टार प्रचारक कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के विभिन्न भागों में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव भी धुआंधार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा, रवि किशन और मनोज तिवारी भी अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। निखिल जी, केके लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से संकेत मिलते हैं कि एनडीए को काफी फायदा हो रहा है और इससे विपक्षी दलों में निराशा है। आज छपरा में मतदाताओं से वोट देने की अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का हमारा गठबंधन देश के गरीब के जीवन से, बिहार के गरीब के जीवन से मुश्किलें कम कर रहा है। दशकों तक गरीबों ने जिन सुविधाओं का इंतजार किया, जिनके लिए उन्हें न जाने कहां चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब उन्हें आसानी से मिल रहा है, हक से मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ 2 युवराज हैं, जिनमें से एक जंगल राज का है। उन्होंने कहा कि एनडीए के पक्ष में हर एक वोट बिहार को बीमार होने से बचाएगा। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए विपक्ष को फटकार लगाई। श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश द्वारा हमले की जिम्मेदारी लेने से उन लोगों के असली चेहरे बेनकाब हो गए हैं, जिन्होंने इस मामले पर गंदी राजनीति की थी। देश में चौतरफा हो रहे विकास के बीच आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने
उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है। समस्तीपुर में एक और चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद की राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के स्वार्थी नेता देश और शासन को अपनी निजी संपत्ति की तरह समझते हैं। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी या नीतीश बाबू के खानदान का कोई भी व्यक्ति सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा है। श्री मोदी ने कहा कि एक ओर एनडीए लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध है तो दूसरी ओर परिवार तंत्र का गठबंधन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य कर रही है। विपक्ष के शासनकाल में जंगल राज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उस जमाने में भ्रष्टाचार बिहार के कोने कोने तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष को गरीबों की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है और वे चुनावी जीत के लिए गरीब गरीब का मंत्र जपने लगते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस परिवार के किसी भी व्यक्ति ने कल सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें याद नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को कांग्रेस की ओर से जो महत्व मिलना चाहिए था वो उन्हें कभी नहीं मिला। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रचार के अंतिम चरण में पूरा जोर लगा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में विवादित बयानों के मामलों में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस समय फोन लाइन पर भोपाल से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। संजीव, जिन परिस्थितियों में ये उपचुनाव हो रहे हैं उनके बारे में आप बताएं। निखिल, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के करीब 25 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराने की स्थिति बनी है। वहीं शेष सीटें तत्कालीन विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं। कुल मिलाकर देखें तो राज्य में 28 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में उम्मीदवारों की क्या स्थिति है? लगभग कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? जी निखिल, इन चुनावों में 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे अधिक 38 प्रत्याशी मुरैना जिले की मेहगांव सीट पर हैं। वहीं सबसे कम उम्मीदवार धार जिले की बदनावर सीट पर हैं। यहां केवल 3 उम्मीदवार हैं। जी संजीव, कोरोना को देखते हुए क्या खास व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही इन चुनावों में? बिल्कुल निखिल, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इस बार चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं। 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं, दिव्यांगजनों और कोरोना संक्रमित लोगों को घर से ही डाक मतपत्र के जरिए वोट डालने की सुविधा दी गई। इसके अलावा भी मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन और परस्पर दूरी के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। निखिल जी संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कर्नाटक में सीरा और आरआर नगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सिरा निर्वाचन क्षेत्र में 15 और आरआर नगर में 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सीरा में 2,15,700 से अधिक और आरआर नगर में 4,62,200 से अधिक मतदाता वोट डाल सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार अभियान पूरे जोरों पर है। सीरा और आरआर नगर में अंतिम क्षण का प्रचार आज देखने को मिला है। कल आरआर नगर में चुनाव प्रचार के समय मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी ने बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार चुनाव के बाद होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर बीजेपी उम्मीदवार मुनिरत्ना जीते तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। सीरा और आरआर नगर में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच प्रखर मुकाबला देखा जा सकता है। तीनों पार्टियों ने इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से ली है। आरआर नगर में कांग्रेस की तरफ से आईएएस अधिकारी दिवंगत डीके रवि की पत्नी एच कुसुमा, जो कांग्रेस के नेता हनुमंत रायप्पा की बेटी भी हैं, चुनाव लड़ रही हैं। जेडीएस से वी कृष्णमूर्ति लड़ रहे हैं। सीरा में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री टीबी जयचंद्रा, बीजेपी के डॉक्टर सीएम राजेश गौड़ा और जेडीएस के अम्माजम्मा, उनके बीच स्पर्धा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और चीन के बीच सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आपसी समझौतों का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने कहा, अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के पार होना देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.54% पर पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से, जबकि दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। भारत में कोविड महामारी के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुझान दिख रहा है। सक्रिय मामलों के 6 लाख से कम होने के 3 दिन बाद गिरावट का सिलसिला जारी है। इस समय देश में कोविड के सक्रिय रोगियों की कुल संख्या 5,70,458 है। इलाज करा रहे रोगियों की संख्या घटकर कुल संक्रमित रोगियों की संख्या से 6.97% के बराबर रह गई है, जिससे नए मामलों में गिरावट का पता चलता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस उपलब्धि का कारण केंद्र सरकार की विस्तृत जांच, समय पर निगरानी, तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने और उपचार संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की नीति है। इससे रोगियों की चिकित्सा संबंधी देखभाल सही तरीके से हुई है और उन्हें इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों तथा आइसोलेशन में भेजा गया है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय रोगियों की संख्या अलग अलग रही है, जिससे रोकथाम के उनके प्रयासों और कोविड से निपटने की स्थिति का पता चलता है। पिछले 24 घंटों में कर्नाटक में सक्रिय मामलों की संख्या में तेज गिरावट दर्ज की गई है। अन्य राज्यों में कोविड रोगियों की संख्या में कमी आई है और भारत प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे कम मामलों वाले देशों में शामिल है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर सक्रिय मामलों की औसत संख्या 5,930 है और 17 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में ये राष्ट्रीय औसत से भी कम है। भारत प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम मामलों वाले देशों में शामिल है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर सक्रिय मामलों की औसत संख्या 5,930 है और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। भारत में महामारी की वजह से मौत की दर में भी निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 470 रोगी मौत के शिकार हुए हैं। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मौतों की संख्या दुनिया में सबसे कम 88 रही है। देश में अब तक 74,91,513 लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने वालों की उच्चतर दर से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर में और सुधार हुआ है और यह 91.54% हो गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में स्वस्थ होने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इन राज्यों में रोजाना 7,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने के नए मामलों में दिल्ली और पश्चिम बंगाल का योगदान 4,000 से अधिक रहा है। केरल में नए मामलों की संख्या सबसे अधिक 7,000 दर्ज की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का स्थान है, जहां रोजाना 5,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,416 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,40,048 हो गई है। राज्य में कल 41,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। 1,579 से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने के बाद ठीक होने की दर 91.84% हो गई है। राज्य में अब तक 2,20,466 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,341 हो गई। अब राज्य में 18,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 15,000 से अधिक घर पर ही आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जोन में विवाह समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। खुले स्थलों के मामले में यह संख्या जमीन के आकार पर निर्भर रहेगी। पहले सिर्फ 50 व्यक्तियों के एक जगह मौजूद रहने की सीमा तय की गई थी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बसों की पूरी क्षमता के साथ अंतर्राज्यीय आवागमन की भी अनुमति दे दी है। ये अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि बस में कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा और मास्क लगाना आवश्यक होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तहत राज्य के सांगली जिले में वन्य जीव अभयारण्य फिर से खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही चंदौली और सागरेश्वर जिले के अभयारण्य 8 महीने बाद आज से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
राज्य में कोविड के मामलों की गिरावट और पर्यटन मौसम के आगमन के साथ महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सांगली जिले में वन्य जीवन अभयारण्य को खोलने का फैसला किया है। कोरोना महामारी की वजह से तालाबंदी के कारण राज्य के पर्यटन उद्योग एक कठिन दौर से गुजर रहा है। सांगली जिले के चंदोली और सागरेश्वर अभयारण्य को इस क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। आज से पर्यटकों के लिए ये खोल दिया गया है। दोनों अभयारण्य पिछले 8 महीनों से कोरोना के कारण बंद था। नागरिक पर्यटन क्षेत्रों के खुलने पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। चंदोली बांध क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पीटीसी शिवाजी कामले के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में आज से सभी राष्ट्रीय उद्यान और सफारी खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार ने तय समय से 15 दिन पहले इन्हें खोलने का फैसला किया है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और सफारी हर साल 15 नवंबर को खोले जाते थे। कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण ये सभी पार्क मार्च में बंद कर दिए गए थे। पीलीभीत बाघ अभयारण्य के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने आकाशवाणी को बताया कि पर्यटकों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ओडिशा सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों को 30 नवंबर तक बंद रखने की अधिसूचना जारी की है। आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 15 नवंबर के बाद शुरू करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित दिशा निर्देशों को देखते हुए ये फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में फिर से 1 महीने का लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है। श्री जॉनसन ने लंदन में संवाददाताओं को बताया कि लॉकडाउन बृहस्पतिवार सुबह आधी रात से शुरू होगा और 2 दिसंबर तक चलेगा। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या फिर से 10 लाख पार करने के बाद देश में संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। ब्रिटेन में कोविड से मौतों की संख्या यूरोप के सभी देशों से अधिक रही है। वहां रोजाना 20,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। ब्रिटेन में महामारी की रोकथाम के लिए लागू किए जा रहे प्रतिबंधों को उसके इतिहास में शांतिकाल में सबसे कठोर बताया जा रहा है। लोगों को बेहद जरूरी कारणों से ही घर छोड़ने की अनुमति मिलेगी। इस दौरान आवश्यक दुकानें, स्कूल और विश्वविद्यालय खुले रहेंगे। पब, रेस्टोरेंट और घर पर भोजन की डिलीवरी करने वाली दुकानों सहित सभी गैर जरूरी खुदरा दुकानें भी बंद रहेंगी। प्रधानमंत्री जॉनसन ने क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना महामारी से आधिकारिक मौत की संख्या की दृष्टि से ब्रिटेन दुनिया का 5वां देश है। ब्रिटेन के अलावा यूरोप के कई अन्य देशों ने भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर स्थिति से निपटने के लिए नए उपाय लागू किए हैं। ऑस्ट्रिया में मंगलवार से नवंबर के अंत तक रात का कर्फ्यू रहेगा। पुर्तगाल में नए लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिनकी 2 हफ्ते बाद समीक्षा की जाएगी। शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भी करीब 1 महीने के लिए राष्ट्रव्यापी दूसरे लॉकडाउन की घोषणा की थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर NN माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 0112331444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कामना की है कि देश का प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शांति तथा खुशहाली का उदाहरण प्रस्तुत करेगा और देश का गौरव बढ़ाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कहा है कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत की समृद्ध सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं और इन सब ने अपने प्राकृतिक तथा जल संसाधनों के माध्यम से राष्ट्र को खुशहाल बनाने में योगदान किया है। श्री नायडू ने लोगों के स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए प्रगति की कामना की है। चिकित्सा शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने MBBS में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नए नियमों को अधिसूचित किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना की जानी है। ये नियम उन मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होंगे जो 2020-21
21-22 के सत्र से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला बढ़ाना चाहते हैं। नए नियमों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने पर बल दिया गया है। अब मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अध्यापन अस्पतालों की स्थापना के लिए निश्चित भूमि की आवश्यकता भी नहीं होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से और दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स ने जीत के लिए 121 रन के लक्ष्य को 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 120 रन बनाए थे। देश ने कल भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल को उनकी 145वीं जयंती पर याद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड देखी और एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने सिविल सेवा के प्रोबेशनरों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने को लोगों के साथ जोड़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक प्रकार से सरदार पटेल भारत में सिविल सेवा के जनक थे। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो सदा अमर रहेगा। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लौह पुरुष है हमारा सरदार। फौलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं हम। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लौह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लौह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लौह पुरुष है हमारा सरदार। तुम da na 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 na, तुम da na 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 na, नागिर da na 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 ना ना ना। भव्य सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है, देशभक्ति और साहस का बल हर पीढ़ी को समझाना है। मां नर्मदा के तट से हाँ भी और इसी पल से एकता का संदेशा हम सबको हाँ हर दिल तक पहुंचाना है। टुकड़ों में अपना बटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना के इस सुर में गाएंगे। भारत माता की जय। सबसे ऊंचा सबसे शानदार लौह पुरुष है हमारा सरदार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और चीन के बीच सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आपसी समझौतों का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने कहा, अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के पार होना देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.54% पर पहुंची।
और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से, जबकि दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।